स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न मुद्दों पर आपसी वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेताओं के बीच कम से कम एक मुद्दे पर तो सहमति थी। अर्थात एक मुद्दे पर वो एक मत थे और वो मुद्दा था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। इस सहमति के पीछे दो घटनाएं या दो कारण थे। पहला, यूरोपीय महामंदी और दूसरा, जापान और जर्मनी का पुनर्निर्माण। आइए एक एक कर इन घटनाओं को समझ लें। अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार में अचानक एक तेज गिरावट आई, जिससे वॉल स्ट्रीट में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये वॉल स्ट्रीट दरअसल न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन क्षेत्र में एक वित्तीय इलाका है, एक वित्तीय ब्लॉक है। और ये वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर की, जिस वॉल स्ट्रीट पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ये वॉल स्ट्रीट उतनी ही प्रसिद्ध है जितना कि मुंबई की दलाल स्ट्रीट, जहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यदि आपने स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता से संबंधित फिल्म स्कैम 1992 देखी हो तो आपने ये शब्द दलाल स्ट्रीट जरूर सुना होगा। तो इस तरह से वॉल स्ट्रीट के दहशत में आने पर लोगों के या निवेशकों के करोड़ों डॉलर डूब गए, करोड़ों डॉलर उनके स्वाहा हो गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दी, जिसके पश्चात असर ये हुआ कि लोगों की खरीदारी और निवेश की क्षमता न्यूनतम स्तर पर आ गई। कारखानों से माल का उठान कम हो गया, जिससे उत्पादन इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच गई और लोग बेरोजगार होने लगे। लोगों की बेरोजगारी से ये मंदी का दौर और प्रभावित हुआ और ये आर्थिक मंदी का दौर लगभग 10 साल तक चला। यूरोप और अमेरिका में आई इस आर्थिक मंदी को, जो 1929 से लेकर 1939 तक चली, यूरोपीय महामंदी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध में जापान और जर्मन दोनों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई के लिए किए गए कार्यों को ही जापान और जर्मनी का पुनर्निर्माण के नाम से जाना जाता है। लेकिन सरकारी सहयोग और योजना के अभाव में ये दोनों घटनाएं, दोनों काम काफ़ी लंबे समय तक खिंच गए। अब ये बात तो ठीक है, जैसा हमने अभी कहा, नेताओं ने यह तो निर्णय ले ही लिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन उनके इस निर्णय को मुहर लगा दी बॉम्बे प्लान ने। ये बॉम्बे प्लान क्या है, आइए इसको समझ लें। सामान्यतः उद्योगपति और बड़े व्यापारी इस बात के खिलाफ होते हैं कि अर्थव्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले, क्योंकि इससे मुद्रा के स्वतंत्र चलन में कठिनाई होती है, जो उद्योगपति और व्यापारी पसंद नहीं करते। लेकिन इससे बिल्कुल उलट 1944 में बॉम्बे में उद्योगपति और बड़े व्यापारी एकत्रित हुए और उन्होंने एक साझा प्रस्ताव पारित कर राज्य से अनुरोध किया कि वह एक नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए तथा उद्योगों एवं दूसरी आर्थिक योजनाओं में निवेश करे। इन उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों द्वारा इस प्रस्ताव का देना अपने आप में
बॉम्बे प्लान कहलाता है। अब स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के सामने विकास के दो मॉडल थे, अर्थात अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका और यूरोप में प्रचलित था, जो पूंजी के उदारीकरण का पक्षधर था। दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल जो सोवियत संघ में प्रचलित था, जहां निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उत्पादन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था। अब ये बात तो ठीक है कि स्वतंत्रता से पहले नेता ये निर्णय ले चुके थे कि अर्थव्यवस्था को किसी भी सूरत में निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, अर्थात वे किसी भी सूरत में पूंजीवादी मॉडल के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जिन परिस्थितियों में देश को आज़ादी मिली, विशेषकर भारत विभाजन की घटना के पश्चात, नेताओं को समाजवादी मॉडल को भी पूरी तरह से लागू करना समझदारी वाला काम नहीं लगा। अतः बीच का रास्ता अर्थात मध्य रास्ता अपनाते हुए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें कृषि क्षेत्र निजी हाथों में और उद्योग क्षेत्र सरकार ने अपने हाथों में रखने का निर्णय लिया, जिसमें भारी उद्योग और विशाल परियोजनाएं सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में, जबकि छोटे उद्योग परमिट और लाइसेंस के जरिए सरकार ने अपने हाथ में रखने का निर्णय लिया। अब ये बात भी ठीक है कि सरकार ने जब निर्णय ले ही लिया कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के ज़रिए आगे लेके जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वे अपने अर्थव्यवस्था को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे लेकर जाएगी। वास्तव में हुआ क्या कि यूरोपीय महामंदी के दौरान जहां अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पाताल तक पहुंच गई थी, वहीं दूसरी ओर सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था उस समय आसमान छू रही थी, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से आगे लेके जा रहा था। तो योजना आयोग जैसी संस्था की स्थापना का विचार कोई अचानक एक ही दिन में नहीं आया, बल्कि इसकी नींव यूरोपीय मंदी और जापान एवं जर्मनी के पुनर्निर्माण की घटनाओं के दुष्परिणामों के कारण पड़ी। अब वास्तविक तौर पर सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव से योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हो गई। हालांकि इस संस्थान का नाम अब बदला जा चुका है, लेकिन ये चर्चा अभी हम कुछ देर पश्चात करेंगे। आइए अब समझ लें कि योजना आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है। योजना आयोग सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है, जो इस बात का निर्णय लेती है, निर्धारण करती है कि सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए रणनीति क्या होगी। हालांकि इसका कार्य, इसकी शक्तियां केवल एक सलाहकार के रूप में हैं, लेकिन इसकी सिफारिशें मंत्रिमंडल की मंजूरी मात्र से क्रियान्वयन स्तर तक पहुंच जाती हैं। आइए अब देखते हैं योजना आयोग कार्य कैसे करता है। भारत सरकार अपना एक दस्तावेज उपलब्ध कराती है, जिसमें उसके आमदन अर्थात आय और व्यय का, खर्चे का लेखा जोखा होता है। उसी आधार पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने बजट को दो भागों में बांट देती हैं। पहला गैर योजना व्यय और दूसरा योजना व्यय। गैर योजना व्यय वार्षिक आधार पर दिनों दिन मदों के लिए अर्थात सामान्य कार्यों पर इस्तेमाल होने वाले खर्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि योजना व्यय 5 साल के आधार पर उस वरीयता के अनुसार खर्च किया जाता है, जिसका निर्धारण पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया होता है। अब जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई,
लेकिन अब इसका स्थान नीति आयोग ले चुका है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के पश्चात 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान नीति आयोग की स्थापना हुई। अब ये बात भी ठीक है कि सरकार अपने अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन यह मॉडल अपनाने के लिए सरकार को वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों की ही आलोचना का शिकार होना पड़ा। दोनों के अपने अपने तर्क थे इस आलोचना के लिए। आइए एक एक कर उनकी चर्चा करें। पहले हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की जिसके आधार पर दक्षिणपंथियों ने सरकार की आलोचना की मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने के लिए। पहला, योजनाकारों ने निजी संस्थाओं के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से रास्ते नहीं खोले हैं। दूसरा, सरकारी संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार परमिट और लाइसेंस के नाम पर अड़चनें डालती है। तीसरा, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आयात करों में या आयात करों को पूरे तरीके से लागू नहीं कर रही है। और चौथा, आवश्यकता से अधिक नियंत्रण के कारण अकुशलता और भ्रष्टाचार का जन्म हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की जिसके आधार पर वामपंथियों ने सरकार की आलोचना की मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने के लिए। पहला, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में उतना खर्च नहीं कर रही जितनी आवश्यकता है। नंबर 2, सरकार सामान्यतः उन क्षेत्रों में निवेश करती है जहां पर निजी संस्थान जाने की रुचि नहीं रखते हैं। तीसरा, सरकार की कई नीतियां निजी संस्थाओं को लाभ कमाने की छूट दे रही हैं। लेकिन इन आलोचनाओं से बिना डरे, बिना परवाह किए सरकार अर्थव्यवस्था के रास्ते में आगे निरंतर प्रयासरत रही कि देश को आगे ले जाया जा सके। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सरकार के उन 3 शुरुआती कदमों की, और ये शुरुआती कदम भी सरकार ने अर्थव्यवस्था को ही और ऊंचाइयों तक लेने के लिए उठाए। पहला शुरुआती कदम, कृषि क्षेत्र को वरीयता देना और विशाल परियोजनाएं जैसे हीराकुद डैम और भाखड़ा नंगल डैम के काम को आगे बढ़ाना। दूसरा शुरुआती कदम, औद्योगिकीकरण को शीघ्र गति से आगे लेके जाना, इस सोच के साथ कि औद्योगिकीकरण देश के आधुनिकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा शुरुआती कदम, जोर देना, ध्यान केंद्रित करना 2 क्षेत्रों पर, संचार और परिवहन अर्थात कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। आइए एक एक कर इन शुरुआती कदमों की चर्चा कर लें, जिसमें हम पहले शुरुआती कदम अर्थात कृषि क्षेत्र को वरीयता देने की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ, विशेष तौर पर विभाजन की घटना के बाद। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को जहां एक और छोटी राशि 7.5% आवंटित की, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के लिए एक भारी भरकम 15% आवंटित की। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए विशाल परियोजनाएं जैसे हीराकुद डैम और भाखड़ा नंगल डैम के लिए अतिरिक्त 17% राशि उपलब्ध कराई गई। हम जानते ही हैं कि ये परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए हैं, और ये दोनों ही चीज़ें, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
इन सब से और आगे जाकर सरकार ने कृषि क्षेत्र की मदद के लिए भूमि सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए। आइए एक एक करके भूमि सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा कर लें। पहला, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। सन 1950 में सरकार ने ब्रिटिश कानून की जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना था, जिनकी कृषि क्षेत्र में ना के बराबर रुचि थी। दूसरा, भूमि समेकन, जिसको अंग्रेजी में हम लैंड कंसोलिडेशन कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे भूमि खंडों और उनके स्वामित्व का जोड़ तोड़ इस तरह से किया जाता है कि एक बड़ा भूमि खंड प्राप्त हो जाए जिसमें कृषि करना सरल बनाया जा सके। तीसरा, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना। ये कार्य अपने आप में अत्यंत सराहनीय था, जिसमें भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान की गई। हालांकि आरंभ में ये भूमि खेती लायक नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी ही मेहनत के बाद ये लोग उसको भूमि के खेती के लायक बना पाए और कुल मिलाकर अच्छे खासे भूमि खंडों के स्वामी बन गए। चौथा कदम था किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकतम भूमि रखने की सीमा को तय करना। हालांकि ये कानून कुछ देर से 1960 में आया, तब तक कुछ जमींदार जिनके पास तय सीमा से अधिक भूमि थी, वे अपनी भूमि को दूसरे लोगों के नाम में करवाने में सफल हो गए। त्रुटियां हर कानून में होती हैं और चालाक लोग इन कमियों का फायदा उठाने में कोई भूल नहीं करते। अब कुल मिलाकर सरकार के विभिन्न प्रयत्नों के बाद कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए नतीजे उस अनुरूप नहीं निकले जैसे कि आशा की गई थी। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की किल्लत होने लगी और अनाज की मांग को पूरा करने के लिए हमें अनाज के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ा, विशेषकर अमेरिका पर, जिसके बदले में हमें अपनी आर्थिक नीति बदलने का भी दबाव बनाया जाने लगा। इस समस्या से निदान के लिए, अर्थात इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, सरकार ने कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन की निगरानी में हरित क्रांति नाम की एक परियोजना शुरू की और ये फैसला लिया गया कि सरकार उन किसानों की सहायता करेगी जो पहले से ही साधन संपन्न हैं। हालांकि अभी तक सरकार गरीब किसानों की ही मदद करती आ रही थी, लेकिन अब फैसला ये लिया गया कि सरकार उन किसानों की मदद करेगी जो साधन संपन्न है और उनके पास सिंचाई के अच्छे साधन हैं। जिसके पीछे तर्क ये था कि वे किसान जिनका पहले से ही उत्पादन में जो ठीक ठाक हैं, वे कम अंतराल में एक बड़े उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हरित क्रांति की इस परियोजना का कार्य क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब इन क्षेत्रों के किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड अर्थात उच्च किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए, इन्हें सस्ती दरों पर उर्वरक दिए गए, इन्हें कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई और रियायती दरों पर कृषि के संयंत्र उपलब्ध कराए गए। और इन सब बातों से ऊपर उन्हें इस बात की गारंटी दी गई कि उनके उत्पाद को सरकार अच्छी कीमत देकर खरीद भी लेगी। पहले चरण अर्थात 1960 से लेकर 1970 के बीच नतीजे बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, लेकिन इस परियोजना के दूसरे चरण अर्थात 1970 और 80 के बीच परिणाम अत्यंत चौंकाने वाले थे, जिसके पश्चात देश न केवल अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया,
बल्कि उत्पाद इस स्तर तक पहुंच गया कि वो निर्यात करने के स्तर तक पहुंच गया। उत्पादन इतना बढ़ा जिसके भंडारण के लिए सरकार को भारतीय खाद्य निगम नामक संस्था के अंदर भंडारण गृहों का निर्माण करवाना पड़ा। आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के लिए भंडारण किए गए इस अतिरिक्त भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। अब पहला शुरुआती कदम कृषि क्षेत्र को वरीयता देना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि उस कदम उठाए गए कदम की लगातार निगरानी करते रहना। उसका प्रभाव ये हुआ कि जहां एक और कुछ समय पहले देश अनाज के मामले में दूसरे देशों का मुंह ताक रहा था, आज वो निर्यात करने तक के स्तर तक पहुंच गया था। निश्चय ही ये सरकार के अथक प्रयासों का फल था, जिसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। इस टॉपिक के अंत में ले रहे हैं हम उन परिणामों को, हरित क्रांति के उन परिणामों का जिनका थोड़ा नकारात्मक असर है। हम इनको दुष्परिणाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन वे प्रभाव जिनका असर थोड़ा नकारात्मक था। आइए चर्चा करते हैं। पहला, केवल धनी किसान और जमींदार ही इस हरित क्रांति परियोजना से लाभान्वित हुए। दूसरा, ये हरित क्रांति परियोजना केवल 2 अनाजों तक सीमित रही, मुख्यतः गेहूं और दूसरा चावल तक। तीसरा, हरित क्रांति की वजह से किसानों में वर्गीकरण हो गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धनी किसान एक और देश के बाकी किसान एक और। आइए इसके पश्चात हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभावों को भी देख लें। पहला, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धनी किसानों और बाकी देश के गरीब किसानों के इस बड़े अंतर के कारण वामपंथी जैसे राजनीतिक दलों को मौका मिल गया गरीब किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने का, और कालांतर में ये लोग वामपंथी दलों के परंपरागत वोट बैंक बन गए। और दूसरा, जो किसान हरित क्रांति से लाभान्वित हुए उनमें से कईयों ने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया और कालांतर में वो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इस पहले शुरुआती कदम की विस्तृत चर्चा के पश्चात अब हम आ रहे हैं दूसरे शुरुआती कदम पर, अर्थात औद्योगिकरण को शीघ्र गति से आगे लेकर जाना, इस सोच के साथ कि औद्योगिकरण देश के आधुनिकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों एवं इस वीडियो को बहुत लंबा ना किया जाए, इस सोच के कारण हम इस पाठ की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और पाठ की बाकी चर्चा अगले और दूसरे वीडियो में अलग से देंगे। और उसी वीडियो में इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर एवं संबंधित तथ्यों की जानकारी की चर्चा उसी दूसरे वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।